जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान टॉप 100 प्रश्न उत्तर की सीरीज के 5वें वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले इस सीरीज के 4 वीडियो मैंने बना दिए हैं, जिसमें हम प्रत्येक सीरीज में 5 प्रश्न को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये प्रश्न इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र से लिए गए प्रश्न होते हैं, जो कि पिछले 5 वर्षों में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भाई इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, सोशल साइंस टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज़ को देख लीजिए। अभी तक पीछे के पार्ट 4 तक आप नहीं देखे हैं तो 1 से शुरू कीजिए और चारों पार्ट देख लीजिए। और एक दिन में 5 प्रश्न हम तैयार करेंगे दोस्तों, और बोर्ड परीक्षा आने तक में हम सारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लेंगे। और इसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न, सब तरीके के प्रश्न लेकर के आते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पर डे इस सीरीज के वीडियो में जुड़ें और एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें। सोशल साइंस में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है दोस्तों। पिछले वर्ष भी इन सारे प्रश्नों को मैंने पढ़ाया था और लगातार पेपर्स में पूछे गए हैं। आप सभी लोगों को ना विश्वास हो तो भाई पिछले ईयर्स के सेट पेपर आप देख लीजिए, ये सारे प्रश्न आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। और आज की इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक के हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने। आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, 6 अंक में आने वाला है। कितने अंक में? 6 अंक में आने वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो अब उत्तर में लिखेंगे, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। भाई अगर रोजगार की स्थिति के आधार पर देखा जाए तो हम आर्थिक गतिविधियों को 2 टाइप में बांटते हैं। पहला आता है दोस्तों संगठित क्षेत्रक, दूसरा आता है असंगठित क्षेत्रक, ठीक है। अब संगठित क्षेत्रक क्या है और असंगठित क्षेत्रक क्या है, दोनों को हम डिटेल में समझेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो संगठित क्षेत्रक हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं, यानी संगठित क्षेत्रक में वे काम आते हैं जहां पर रोजगार की अवधि यानी टाइम जो है वो नियमित होता है, रेगुलर होता है, ठीक है ना। जहां पर आपको पर डे काम मिलता है। संगठित क्षेत्रक एक निश्चित काम होता है, परमानेंट काम होता है, ठीक है। और ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, यानी संगठित क्षेत्रक में हमें वे उन जगहों पर काम मिलता है जहां हमको परमानेंट और रेगुलर काम मिलता है, कभी भी एक दिन का भी हमारा आकाज नहीं होता है। यानी ये कह लो सरकारी नौकरी जो है वो संगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आती है, ठीक है। और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमनों का पालन करना होता है। यानी संगठित क्षेत्रक में हम जो काम करते हैं उसमें हम सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के हिसाब से काम करते हैं, ना कि अपने मन से। भाई सरकार जैसे कहेगी हमें उसमें वैसे ही काम करना पड़ेगा, है ना। इसे संगठित क्षेत्रक कहते हैं। तो संगठित क्षेत्रक का मतलब ही है दोस्तों सरकारी नौकरी, यानी वे काम, वे कार्यस्थल जहां पर एक निश्चित समय सीमा होती है रोजगार की, कि हमें पर डे सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक काम करना है, तो ये हमारा परमानेंट काम है, हमें प्रतिदिन जाना पड़ेगा और उस काम को करना पड़ेगा। और ये काम सरकारी नियमों और कानूनों के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। और इन्हें संगठित क्षेत्रक कहते हैं। और इसमें कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ भी मिलते हैं, जीवन बीमा मिलता है, सुरक्षा बीमा मिलता है। यानी सरकारी नौकरी वालों को बहुत सारे लाभ मिलते हैं, तो हमको बहुत सारे लाभ मिलते हैं और उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यानी जो हमारा काम करने का शेड्यूल होता है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, तो हमको केवल उतना ही काम कराया जाएगा। भाई एक्स्ट्रा काम हमें नहीं कराया जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा काम हमसे कराया जाएगा तो हमको अलग से वेतन दिया जाएगा। अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है संगठित क्षेत्र के अंतर्गत। यदि वे अधिक काम करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है ना। वैसा वेतन, छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान पाते हैं। यानी छुट्टी होने पर भी हमको लाभ मिलता है, हमारी वेतन बनी रहती है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं तो 2 दिन 4 दिन की छुट्टी भी हुई तब भी हमारे वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अवकाश काल में भी हमको भुगतान मिलता रहता है, पेमेंट मिलता रहता है, और भविष्य में भी हमको मिलता है, ठीक है। और सेवा अनुदान भी हमको मिलता है, और वे सेवानिवृत्त होने पर पेंशन भी प्राप्त करते हैं। यानी जो संगठित क्षेत्र यानी गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, अगर उनकी नौकरी छूट भी जाती है तो अंतिम में उनको पेंशन भी मिलता है। तो ये होता है दोस्तों संगठित क्षेत्र। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ संगठित क्षेत्रक के बारे में आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। संगठित क्षेत्रक का मतलब दोस्तों गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, ठीक है।
और असंगठित क्षेत्र का मतलब जैसे आपके गांव देहात में काम होते हैं, कोई घर बनवा रहा है, कोई 1 मंजिला कोई 2 मंजिला में काम लगवाए हुए है। अब मजदूर वहां जा रहे हैं, बेचारे काम कर रहे हैं, कभी सुबह 6 बजे शुरू हो गया तो रात 9 बजे तक लगा है, कभी सुबह 3 बजे से ही शुरू हो गया। भाई उसमें तो स्थिति के हिसाब से काम होता है ना। अब मिस्त्री लोग क्या कहते हैं, भाई आज जल्दी काम फिनिश करना है, सुबह चलना पड़ेगा, लोगों को जाना पड़ता है और काम करने के बाद पैसा भी नहीं मिलता। तो ये होता है असंगठित क्षेत्र। ठीक है, लिखेंगे असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। ठीक है, ये इकाइयां अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, यानी इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। इसमें नियमों और विनियमों का पालन भी नहीं होता है। इसमें जो काम लगवाता है केवल उसकी ही बातें माननी पड़ती है, जो मालिक होता है। ठीक है, यहाँ कम वेतन वाले रोजगार हैं। भाई यहाँ पर काम करेंगे तो पर डे 300-250 ही मिलेगा और प्रायः नियमित नहीं है, रेगुलर नहीं है। 2 दिन काम मिलेगा, 4 दिन छुट्टी रहेगी। ठीक है, और यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी और अवकाश, बीमारी के कारण से छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। भाई अगर आप छुट्टी करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, है ना। वेतन यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है अगर आप छुट्टी करेंगे तो। अवकाश करेंगे, बीमार भी आप हो गए तब भी आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ना तो कोई आपको बीमा मिलने वाला है। रोजगार में भारी अनिश्चितता है, यानी आपका काम भी बिल्कुल निश्चित नहीं है, कभी भी आपको बाहर किया जा सकता है। श्रमिकों को बिना किसी कारण के काम से हटाया जा सकता है। इस रोजगार में संरक्षण यानी सुरक्षा नहीं है तथा कोई भी लाभ नहीं है। यह है असंगठित क्षेत्र। इसमें कभी भी आपको लात मार के बाहर किया जा सकता है दोस्तों, है ना। ये परमानेंट जॉब नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मालिक के हिसाब से काम करेंगे और उसको पर डे 2-3 घंटा एक्स्ट्रा काम देंगे तो आप कभी भी काम से बाहर नहीं जाएंगे, है ना। 22वां प्रश्न है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम, या जिसको कहते हैं मनरेगा। ठीक है, मनरेगा 2005 में लागू किया गया था। तो इस पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो उत्तर में लिखेंगे, केंद्र सरकार ने 2005 में भारत के लगभग सभी जिलों में काम करने का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। तो लिखेंगे दोस्तों कि केंद्र सरकार ने क्या किया है, 2005 में एक कानून बनाया है, सभी जिलों में काम करने के लिए एक कानून बनाया है। इसको हम राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा 2005 कहते हैं। ठीक है, और सन 2009 में इस अधिनियम में संशोधन करके मनरेगा कर दिया गया है। पहले इसका नाम था नरेगा, यानी कि इसमें यम और जी नहीं जुड़ा था। बाद में इसको यम और जी जोड़ के मगनरेगा यानी मनरेगा कर दिया गया है। ठीक है, 2009 में ये इसमें संशोधन किया गया है और इसके अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में समर्थ हैं, यानी जो काम करने में सक्षम है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और जिन्हें काम की आवश्यकता है, उन सबको सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यानी 1 साल में उनको 100 दिन का काम दिया जाएगा। ऐसे लोग जो काम करने में सक्षम हैं, ठीक है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, वो लोग मनरेगा में काम कर सकते हैं और 1 साल में उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, और यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। यानी अगर काम नहीं मिलता है, सरकार काम उपलब्ध नहीं करवा रही है, तो वहाँ पर बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को महत्व दिया जाएगा जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यानी मनरेगा के अंतर्गत उन कामों को करवाया जाएगा जिससे, जैसे किसी का खेत लेवलिंग करवा दिया गया, किसी खेत को बराबर करवा दिया गया, है ना, तो उससे भविष्य में उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी, उसमें ज़्यादा अनाज पैदा होगा। जो खेत ऊंच खाल है उनको बराबर करवाया जाएगा, है ना। इस तरीके के काम इसमें मिलेंगे, ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं होते हैं। वैसे भी आप जानते हैं आजकल प्रधान जी लोग क्या करते हैं, फेक हाजिरी लगाते हैं और नरेगा का पैसा निकाल लेते हैं, है ना। बस ये नाम का है, बाकी लोगों को इसका फ़ायदा बहुत ही कम मिलता है, ये रियलिटी है। ठीक है, 23वां प्रश्न है दोस्तों, नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव था। स्टार लगा दीजिए, 6 अंक वाला प्रश्न है। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। नेपोलियन बोनापार्ट जो था इस दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों में से एक था। उसके असाधारण कार्य, यानी उन्होंने जो काम किए हैं वो साधारण नहीं है, अर्थात बहुत बड़े काम है, महान काम है। और आश्चर्यजनक जीतों ने 1799 से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। यानी उसने जो साधारण काम नहीं किए, अर्थात बहुत बड़े बड़े काम किए और अनेक जीतें हासिल किया। इससे 1799 से 1815 तक उसने सभी को प्रभावित कर लिया और उसके द्वारा किए गए प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं। ठीक है भाई,
प्रमुख सुधार कौन कौन से हैं? कम से कम 4 से 5 सुधार तो आप लिखेंगे ही, क्योंकि 6 अंक का प्रश्न है, कोई छोटा प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो पहला नंबर लिखेंगे शासन संबंधी सुधार, और लिखेंगे नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है, आगे लिखेंगे देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। ये उसने शासन संबंधी सुधार किया। दूसरा नंबर उसने आर्थिक सुधार किया। इसमें लिखेंगे नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया। क्या किया? पेरिस में एक बैंक बनवाया जिसका नाम था बैंक ऑफ फ्रांस, और मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया, यानी ऐसे पदार्थ जो नशीले हैं उन पर और नमक इत्यादि में सब पर टैक्स लगा दिया। मजदूरों का वेतन उसने निश्चित कर दिया। चोर बाजारी, सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी को उसने समाप्त कर दिया। ये किया उसने आर्थिक सुधार। ठीक है, ये दूसरा आप लिखेंगे। तीसरा नंबर धार्मिक सुधार, और धार्मिक सुधार उसने क्या क्या किया? नेपोलियन अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। ठीक है, उसने अपने देशवासियों को अपने धर्म में जीने की स्वतंत्रता प्रदान किया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। कोई विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी गई, सभी लोग अपने अपने धर्म को मान सकते हैं और आसानी से जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, ये उसने धार्मिक सुधार किया। उसके बाद चौथा नंबर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे न्याय संबंधी सुधार, और इसमें लिखेंगे नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। ठीक है, किसका निर्माण करवाया? विधि संहिताओं का, और इसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना गया। ध्यान देना, नेपोलियन कोड के नाम से किसको जाना गया? विधि संहिताओं को। ठीक है, नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस को एक स्थायी देन थी। इतना लिख देंगे न्याय संबंधी सुधार में। आप लोग स्क्रीनशॉट भाई लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ठीक है, बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिए, मैं अंतिम में बताऊंगा आपको कहाँ पर इसकी PDF मिलेगी। उसके बाद 5वां नंबर लिखेंगे दोस्तों शिक्षा संबंधी सुधार, और इसमें लिखेंगे नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया। ये उसने शिक्षा संबंधी सुधार किया। 6वां नंबर हेडिंग डालेंगे सार्वजनिक सुधार, और इसमें लिखेंगे नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए, अर्थात सभी लोगों के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। ठीक है, और उसने बेरोजगारी को दूर किया। आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229 पक्की सड़कों का निर्माण करवाया। कितनी पक्की सड़कों का? 229 पक्की सड़कें बनवाया नेपोलियन ने। तो बताइए नेपोलियन ने कितना अच्छा काम किया, है ना। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका कंप्लीट होता है यहीं से, और 6 अंक आपको दिलाएगा बोर्ड एग्जाम में। 24वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है? इसे क्यों चलाया गया? इसका क्या प्रभाव पड़ा? अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन राजनीतिक विरोध का एक रूप है। किसका रूप है? राजनीतिक विरोध का। और इसका मतलब है दोस्तों कि जानबूझकर कानून का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा यानी विनम्रता पूर्वक अवज्ञा करना, अर्थात कानून ना मानना। ठीक है, और जानबूझकर कानून का उल्लंघन करना ताकि अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों का विरोध किया जा सके। ऐसे कानून जो अन्याय से घिरे हुए हैं, ठीक है, उन सभी का विरोध किया जा सके, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। ठीक है, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण लिखेंगे दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिएगा और लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को कर दिया था। ठीक है, कब किया? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और इस आंदोलन की नींव ब्रिटिश नियमों की अवहेलना करने के सिद्धांत पर रखी गई, यानी कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों को ना माना जाए। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया कि हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, उनके सिद्धांतों की अवहेलना करेंगे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 240 मील की पैदल यात्रा किया। साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की उन्होंने यात्रा किया और वहां पहुंचकर नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, और इस आंदोलन का मकसद ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण कानूनों और टैक्सों का विरोध करना था। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कानून और ऐसे टैक्स जो हमसे वसूले जाते थे, उन सब का विरोध करना था। और इस आंदोलन में महिलाओं की भी भागीदारी रही, अर्थात महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी लिखेंगे भैया। तो इस आंदोलन के जरिए कपड़ों और सिगरेट के आयात में गिरावट आ गई थी। ठीक है, दूसरा नंबर,
इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार में विश्वास को कम किया। ठीक है। तीसरा नंबर, समाज के अलग अलग वर्गों ने राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया, महिलाएं भी राजनीति में उतरने लगीं। चौथा नंबर, इस आंदोलन ने ब्रिटिश प्रशासन के प्रति असंतोष को भी जन्म दिया। ठीक है। पांचवा नंबर, इस आंदोलन को गांधी इरविन समझौते के जरिए खत्म किया गया। इस तरीके से लिखेंगे इस आंदोलन के प्रमुख प्रभाव। आप लोग इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 25वां सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये राजनीति शास्त्र से लिया गया है कि भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं, आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई, और इस स्थिति से छुटकारा पाने के सुझाव आपको देना है। तो उत्तर लिखेंगे, भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है। पहला नंबर, चुनावों में जाति विशेष का वोट प्राप्त करने के लिए जाति के आधार पर प्रत्याशी चुने जाते हैं। ठीक है, अपनी किसी विशेष जाति का वोट प्राप्त करने के लिए, जैसे क्या होगा कि हमारे यहाँ एक जाति का व्यक्ति खड़ा होगा और सोचेगा कि मुझे मेरे जाति के सभी लोग वोट देंगे, और इसीलिए जाति के आधार पर प्रत्याशी चुने जाते हैं। ऐसे ही दूसरा नंबर, जाति विशेष को वोट बैंक में बदलने के लिए उन्हें कई प्रकार से राजनीतिक दल अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। यानी जो प्रत्याशी लोग खड़े होते हैं वो किसी विशेष जाति के वोट को प्राप्त करने के लिए उनको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर, राजनीतिक दल अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जाति विशेष के दबंगों को अपने साथ रखते हैं। जैसे जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, अमीर लोग हैं, या फिर कह लो दबंग लोग हैं जिनका उस एरिया में शासन चलता है, उन लोगों को अपने साथ लेकर के चलते हैं ताकि उसके डर की वजह से सभी लोग हमको वोट दें, है ना। इस तरीके से आप लिख देंगे दोस्तों, और ये प्रश्न भी आपका फिनिश हुआ। तो आज की इस सीरीज को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इन सारे प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप इस स्कैनर को स्कैन कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, या फिर हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सारे प्रश्नों की PDF मिल जाएगी। और ऐसे ही सीरीज का पांचवा पार्ट था, 6वां देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए क्लिक कीजिए और देखिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।